अब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को। एक बार सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं कर्नाटक के जनादेश पर। जिनके अथाक परिश्रम से और उत्तम से उत्तम रणनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार विजयी होती चली जा रही है, नए नए विक्रम प्रस्थापित करती जा रही है। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित भाई शाह मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज मैं आपके बीच खड़ा हूं। एक तरफ खुशी समाती नहीं है, दूसरी तरफ मन एक भारी बोझ में भी दबा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, उसके नीचे दब गए हैं। कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई। मदद की जितने भी साधनों को मोबिलाइज किया जा सकता है तुरंत किया है। बचाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर यह भारी बोझ, और बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का हादसा बेचैन बना देता है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से तत्काल जो भी मदद की आवश्यकता है हम पहुंचा रहे हैं। वहां भी जितनी व्यवस्थाएं हैं, आर्मी समेत सबको मोबिलाइज किया है। भाइयों बहनों, कर्नाटक का विजय असामान्य विजय है, अभूतपूर्व विजय है, क्योंकि इस देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, न गुजरात हिंदी भाषी है, न महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, न गोवा हिंदी भाषी है, न असम हिंदी भाषी है, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हिंदी भाषी है। लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। एक झूठ फैलाने वाले लोग बार 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 ऐसा झूठ फैलाते हैं कि फिर कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। यह हिंदुस्तान के हर कोने में फैली हुई, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र की लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित पार्टी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को लेकर के चलने वाली पार्टी है। इस चुनाव में
ये देश कभी नहीं सोच सकता है कि आजादी के इतने सालों तक, आजादी के बाद जो दल केंद्रवर्ती पार्टी रहा, इतने वर्षों तक राज किया, देश को चलाया, अनेक दिग्गज नेता उसमें पैदा हुए, कोई सोच नहीं सकता था कि ये दल सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, अपने क्षुल्लक स्वार्थ के लिए भारत के संविधान को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाने का हीन कृत्य करे। नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लड़वाना, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करने वाली बातें करना, चुनाव तो आते जाएंगे, जीत हार चलती रहती है, लेकिन देश के मूलभूत अधिष्ठानों पर घात होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस चुनाव ने मेरे मन को भी बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में हर राज्य में जब संगठन का काम करता था तब भी जाने का अवसर मिलता था। मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में था तब भी देश का भ्रमण करने का अवसर मिल रहा था। 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी जाने का अवसर मिला ज्यादातर, लेकिन हमेशा कुछ राज्यों में मन पे एक बोझ रहता था कि मुझे उस राज्य की भाषा नहीं आती है, भाषा का ज्ञान का मेरा अभाव मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपनी बात कैसे बताऊंगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं। ये एक अद्भुत अनुभव था, अद्भुत अनुभव था। और मैं भी चाहता हूं देश में इस प्रकार की विघटन करने वाली प्रवृत्तियां, उनको मोदी पसंद हो या ना हो छोड़ दो, लेकिन देश की जनता के मिजाज को समझो। वो हिंदुस्तान के लिए जी जान से जीने मरने वाले मेरे देश के हर कोने में लोग हैं, हर भाषा भाषी लोग हैं। ये मेरे देश के लिए गर्व की बात है। और कर्नाटका के लोग, गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। भाई आप बोलिए, आप जो भाषा बोल सकते हो बोलिए, बस हम बैठे हैं। 40, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर, लोग जाने का नाम नहीं लेते थे। ये एक अलग सा ही, और जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है। जब वो आशीर्वाद दे तब एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई देता हूं। और जो लोग हर चुनाव 2019 का चुनाव माना जाता है हमारे देश में, हमारे हर कार्यक्रम को 2019 का ब्यूगल बजाने आए हैं ऐसा बताया जाता है। और ये लगातार सुनता रहता हूं, कितने ब्यूगल बजते हैं, कहाँ बजते पता नहीं चलता है। लेकिन शायद उनकी मर्यादाएं हैं सोचने की, इसलिए एक सीमित भाषा में ही लिखते रहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत की है, उनको 100 सलाम है दोस्तों। और संगठन की शक्ति से किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिर्फ कार्यक्रम हम देखेंगे, कैसे उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में काम किया है। मैं नहीं मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में हमें कैसे कार्य करना चाहिए, इसको सीखने के लिए किसी अभ्यास वर्ग में जाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इतना हम अध्ययन करें
फिजिकली कितना काम किया, बारीकियां न समझो तो बात की बात है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है जी। और आखिरकार परिश्रम रंग लाता है दोस्तों। पसीने की एक महक होती है, वो महक भी कमल को खिलाती है जी। मैं कर्नाटक की जनता को, वहां के कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं और कर्नाटक के उज्जवल भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज एक और बात भी करना चाहता हूं। मैंने काशी की बात की, मेरे मन पर एक बोझ है, दूसरी तरफ विजय का एक आनंद है, लेकिन और एक घटना जिसको इस देश में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कल पूरा दिन देश भर के टीवी ने देखा होगा, पश्चिम बंगाल के पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या की गई है, नामांकन से लेकर के मतदान तक कहीं लोकतंत्र को स्वीकृति नहीं, कोई नामांकन न भर पाए, निर्विरोध चुनाव के लिए प्रबंध हो, बैलेट बॉक्स तालाब में से निकले, बहुत बड़ी तादाद में निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो, और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई ऐसा नहीं है, वहां के शासक दल के सिवाय सबको मुसीबत झेलनी पड़ी है, कोई बाकी नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत चिंता का विषय है। और बंगाल, पूरी पिछली शताब्दी देख लीजिए, देश को हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने का काम बंगाल की धरती से हुआ है। बंगाल कहते ही गर्व की अनुभूति करते हैं। ऐसे महान लोगों की धरती राजनीतिक स्वार्थ के लिए लहू लहान कर दिया गया। भाइयों बहनों, चुनाव कौन जीता है कौन हारता है वो बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र के सीने में जो घाव पड़े हैं उससे उभरने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने, सिविल सोसाइटी ने, देश की जुडिशरी ने कोई न कोई सक्रिय भूमिका अदा करनी ही होगी, ऐसा मुझे साफ लगता है। मैं किसी दल पर आरोप लगाने के लिए आज खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरी चिंता लोकतंत्र है। जैसे अमित भाई ने बताया कि वहां कर्नाटका में दूसरे तरीके से लोकतंत्र को दबोचने के नए तरीके अपनाए गए, कुछ पकड़ा गया, कुछ नहीं पकड़ा गया होगा। ये तौर तरीके चिंता का विषय है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज देश गर्व कर सकता है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो पार्टी भीतर से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, जो लोकतंत्र से समर्पित है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर कोशिश कर रही है। मैं फिर एक बार कर्नाटक के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि देश कर्नाटक की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी
कर्नाटक की विकास यात्रा को रौंदने नहीं देगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार अमित भाई, राष्ट्रीय पदाधिकारी, देश भर से कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी योगदान दिया, वो सब, राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हर किसी को अंतःकरणपूर्वक बहुत बहुत बधाई देते हूं। धन्यवाद। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए तालियों के। तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी और अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संबोधन और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद आप इस समय जी बिजनेस पर देख रहे हैं कर्नाटक चुनाव के नतीजों का सबसे बड़ा एनालिसिस। मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरी सहयोगी स्वाति हैं और साथ ही हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अलीमुद्दीन खान साहब हैं स्टूडियोज में, वीके शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही जूही सिंह हमारे साथ हैं, अमीर हैदर जैदी हैं, निनाद सेठ और संतोष भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन तरुण, पहला सवाल तो आपसे ही होगा। जो संबोधन अमित शाह जी ने किया, जो संबोधन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उससे एक चीज तो साफ है दैट बीजेपी हैज टेकन अ ग्रैंड स्टैंड। अभी पत्ते नहीं खोले पूरे, पता नहीं जो येदुरप्पा जी ने जाकर मुलाकात की राज्यपाल जी से, उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन बीजेपी बढ़ चढ़कर यह कह रही है कि हमने कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन किया है, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और कांग्रेस भले ही अपनी हार स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन हमने उन्हें एक करारी शिकस्त दी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी भी ये पिक्चर बाकी है? तरुण, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अब आवाज आ रही है, बताइए। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो संबोधन अमित शाह जी ने किया, जो संबोधन नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें कहीं से भी ये रंजिश नहीं दिखी, ये दुख नहीं दिखा कि फिलहाल शायद कर्नाटका में पिक्चर क्लियर नहीं है, सरकार किसकी बनेगी ये क्लियर नहीं है। लेकिन उन्होंने बधाई दी पार्टी कार्यकर्ताओं को और जो शिकस्त कांग्रेस को दी है उसके लिए भी बधाई दी। क्या हम ये माने, ये इसका तात्पर्य क्या निकाला जाए? क्या बीजेपी ऑपोजिशन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर भी बैठने को तैयार है, या फिर अभी पिक्चर बाकी है? जो येदुरप्पा जी ने मुलाकात की है राज्यपाल जी के साथ, उसकी अभी आगे कोई और कड़ी आने वाली है? जो जनादेश कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आदेश दिया है सरकार बनाने का, सबसे बड़ी पार्टी बनाकर हमें आदेश दिया है और उस आदेश का अक्षरशः पालन भारतीय जनता पार्टी करेगी और यही संवैधानिक परंपरा रही है। और एक मजबूत सरकार कर्नाटका को मिले, एक स्थिर सरकार कर्नाटका को मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो लार्जेस्ट आई है और वो स्थायी सरकार दे सकती है, इसलिए राज्यपाल उनको बुलाएंगे और येदुरप्पा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मतलब आप अभी भी तरुण जी कॉन्फिडेंट है गठबंधन की बात कि कर्नाटक में आप ही की सरकार बनेगी? आप क्लेम कर सकते हैं इसको? हाँ, कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी। आप देखिए, एक पार्टी है जिसकी 78 सीटें आई हैं, जिसको जनता ने आदेश दिया है कि आप जाकर विपक्ष में बैठिए। आपको 2000 एक पार्टी है जिसको इतना भरोसा है, तीसरे नंबर की पार्टी आई है, उसको भी उन्होंने आदेश दिया कि आप जाकर विपक्ष में बैठिए। हमें सत्ता में बैठने का आदेश दिया है और हम जनता के आदेश की पालना करेंगे। ठीक है, बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी। अगर स्थिर सरकार की तरुण जी, आप तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन बाजी पहले ही कांग्रेस ने खेल दी है। बाजी कांग्रेस ने पहले ही खेल दी है। जेडीएस को कहा है कि ठीक है, हम आपको समर्थन देंगे। चलिए, हम अलीमुद्दीन जी हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं। अलीमुद्दीन जी, आपने बीजेपी को भी सुना और कांग्रेस क्या जोड़ तोड़ कर रही है वो भी आपको पता है, तो आप बताइए क्या होगा कर्नाटक में? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने बोला कि उनकी बहुत बड़ी विजय हुई है। पहले तो मैं ये बता दूं, ना तो अमित शाह जी थे ना तो प्रधानमंत्री जी थे। 2008 में येदुरप्पा अपने दम पर 110 सीट लेके आए थे और बीजेपी जो है 95 पर सिमट गई। अभी 95 डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया है और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि जेडीएस और कांग्रेस के पास 118 सीट हैं।
तो 118 सीट वाला बनाएगा या फिर 95 वाला बनाएगा, ये पहले तय कर लीजिए। अलीमुद्दीन, आप तो ये भी कह रहे थे कि जो जेडीएस है वो तो बीजेपी की ही पार्टी भी है, ये चुनाव के पहले की आपकी कमेंट्री थी। बिल्कुल कह रहे थे। तो अब आप उनके साथ बैठकर सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल, सरकार तो बनाना है ना, सरकार तो किसी को तो बनाना है। अगर जेडीएस, देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे साथ जेडीएस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बेंगलोर में और दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कर्नाटका में हमारे साथ है जेडीएस। तो जेडीएस का तो हमारा पहले भी गठबंधन है, सरकार बन चुका है और अभी भी गठबंधन बना करके सरकार बनाने में इट इज ए गेम ऑफ नंबर्स। जब नंबर हमारे पास है तो ये 95 सीट लेके कहां से सरकार बना रहे हैं, ये पूछे इनसे आप। हमारे साथ दो और मेहमान भी हैं मीर, उनसे उनका भी परिचय करा दे। डॉक्टर महेश गुप्ता, सीएमडी कैंट आरओ, और वीके शर्मा जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट एचडी सिक्योरिटीज से हैं वो। सर आपके पास आएंगे हम, लेकिन हमारे साथ संतोष के जॉय हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और कर्नाटक की राजनीति को बहुत ही गहराई से समझते हैं। सबसे पहले संतोष, आप शायद प्रधानमंत्री की स्पीच पर कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या उससे एक मेजर टेक अवे आप क्या निकालते हैं? क्या प्रधानमंत्री की स्पीच बड़ी सिग्निफिकेंट है। उससे पहले अमित शाह जी ने भी जो स्पीच दी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्पीच दी। सबसे पहली बात तो उन्होंने वाराणसी के बारे में जिक्र किया, वो काबिल तारीफ है। उनकी नॉर्मली उनके लहजे में फिट नहीं होता, पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी जिन विक्टिम है। उसके बाद पूरी स्पीच को आप बड़ी ध्यान से सुनिए, ना अमित शाह की स्पीच में ना प्रधानमंत्री की स्पीच में येदियुरप्पा का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ है। ना येदियुरप्पा को कोई क्रेडिट दिया गया है, ना येदियुरप्पा के बारे में कोई जिक्र हुआ है। वर्कर्स को थैंक यू बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू बोला गया है, पर येदियुरप्पा का कोई जिक्र नहीं हुआ है। मतलब जो येदियुरप्पा गवर्नर से मिलने गए और जो स्पीच में उनका मेंशन नहीं था, आप उनको आपस में कनेक्ट करते हैं? स्वाति देखिए, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो हम जितनी बहस करें उससे ज्यादा मैच्योर है। कांग्रेस की जहां तक जो दाव है, वो पिछले 4 घंटे में अपना काम पूरा कर चुकी है। कुमार स्वामी की टेंशन है सरकार बनाने की। कांग्रेस को यह मैसेज देना था इस देश को और अपने अलाइज को, ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक को, कि अगर 2019 में कोई स्थिति बनती है कि आपको प्रधानमंत्री बनना तो बन जाइए, हम तो मोदी को हराना चाहते हैं। बीजेपी को यह मैसेज अब भी देना है कि हम सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पता है येदियुरप्पा वुड बी अ लायबिलिटी फॉर मोदी इन द लॉन्ग रन। येदियुरप्पा को वो कितना आगे, अब येदियुरप्पा की टेंशन है वो कितना आगे, कितनी स्मार्टली गवर्नमेंट वो बना पाते हैं। लेकिन बीजेपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कि ये सरकार जो भी बनेगी वो लायबिलिटी होगी। बिल्कुल। लेकिन तरुण, आपसे मेरा एक सवाल है, और जो अलीमुद्दीन खान साहब ने सवाल उठाया उसका जवाब भी शायद इसी में मिल जाए। तरुण, सवाल आपसे ये है, एक जो आपने खुद कहा कि जनता ने कर्नाटक की आपको मैंडेट दिया है एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और आपकी जिम्मेदारी है एक स्थिर सरकार कर्नाटक को देना, जिसके लिए आप दावा करेंगे। ये तो सही है कि आप दावा करेंगे। दूसरा, ये जो येदियुरप्पा जी मिले हैं राज्यपाल को, क्या वो इसी गणित का हिस्सा है? ऑब्वियसली ही कांट गो एंड मीट ऑन हिज ओन, पार्टी के जो टॉप नॉच लीडर्स हैं उनसे बात किए बगैर, तो क्या ये उसी रणनीति का हिस्सा है? और दूसरा जो आपने बहुत अहम शब्द इस्तेमाल किया कि स्थिर सरकार, यानी क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जेडीएस की सरकार बन भी गई किसी वजह से, तो वो स्थिर नहीं होगी और उनकी स्थिर होगी? वो तो कह ही रहे हैं। बिल्कुल। आप इतिहास देखिए, 1997 में इन्हीं देवगौड़ा जी को समर्थन दिया था प्रधानमंत्री के लिए, और किस तरह उनका अपमान 1997 में हुआ था। आप इसका पुराना इतिहास भी देख लीजिए। मुरारजी देसाई जी की सरकार तोड़कर चरण सिंह जी को समर्थन दिया, 6 महीने तक सरकार नहीं चली। चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन दिया, 6 महीने तक सरकार नहीं चली। देवगौड़ा जी गए, आईके गुजराल साहब गए, 2008 से 2013 तक 3 चीफ मिनिस्टर बदले थे और येदियुरप्पा जेल गए थे। आप ये बात कर रहे हो, कितना हास्यपद है। नहीं, अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बदलना मेरा अधिकार है। 2008 से 2013 सरकारें गिराना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस की आदत है सरकारें गिराना। मोदी वेव तो खत्म हो गई, क्योंकि 95% गए आप, तो मोदी वेव तो कुछ है नहीं, ना कोई बीजेपी वेव है। को जनता दल यू का कैंडिडेट हरा के आ रहा है, आप उसके साथ गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। पहले से ही गठबंधन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गठबंधन है। आप देखिए, बेंगलोर में देखिए, दूसरे मैंगलोर में देखिए, मैसूर में देखिए, गठबंधन है ऑलरेडी जेडीएस के साथ। कह रही थी कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जनता दल यानी जनता दल संघ, वो भूल गए आप। जनता दल संघ कहां गया वो? आप तो कह रहे थे कि जनता दल संघ है राष्ट्रीय। तरुण जी एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी की खान साहब, आप ये जो कह रहे हैं ना कि मोदी वेव खत्म हो गया, या चलिए वो तो अलग मुद्दा है, उस पर भी हम आएंगे। नहीं, उस पर भी हम आएंगे, उस पर बिल्कुल आएंगे। लेकिन कांग्रेस को जितनी सीटों का नुकसान हुआ है
और राहुल वेव तो कहीं दिखाई नहीं है। मतलब आज चलिए आपने शायद दावा कर दिया सरकार बनाने का, वरना ये लगातार 28वीं हार होती राहुल जी के नेतृत्व में, उसका क्या? देखिए, पंजाब में जीते, पौंडीचेरी में जीते, सुनिए मणिपुर में जीते, आपने संविधान की धज्जियां उठा के सरकार बनाई। गोवा में जीते, आपने संविधान की धज्जियां उठा के सरकार बनाई। लेकिन और यहाँ भी गए नहीं थे आप दावा करने, यहाँ भी आप गए नहीं थे, संविधान की धज्जियां उड़ा के गवर्नर इनके वोट मांगते हैं। आनंदीबेन ने जो है कर्नाटक में भी तो जोड़ तोड़ गवर्नर वोट मांगते हैं। कितने शर्म की बात है इस देश के अंदर। कांग्रेस क्यों हारती है, इसका कारण ये बताइए। 43 सीटों का नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं होता है। 70 वोटों को नुकसान हुआ था बीजेपी को पिछले चुनाव में, 70 सीटों का। पर वो तो आप खुद ही कह रहे हैं मोदी वेव खत्म हो गया। मैं उस राहुल वेव की बात कर रहा हूं जिसका इंतजार इस देश की सारी पार्टियां कब से कर रही हैं। होते हुए आपको कितना बढ़त हुई आप ये देखिए। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर लेफ्ट है, उनसे भी पूछ लेना चाहिए मोदी वेव पर, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर एक टिप्पणी की है। अमीर हैदर जैदी साहब, आपका इस पर क्या कहना है, मोदी वेव? देखिए, 2000 नोट का चमत्कार कर्नाटक में देखने को मिलेगा, और वो चमत्कार, वो इजादी इसलिए किया गया था 2000 का नोट। मैं उस पर नहीं, वो तो उससे बहुत पहले इजाद हो गया था। नहीं, वो चमत्कार नजर आ रहा है। अभी कहा गया है कि 8 MLA इस्तीफा दे देंगे और उन्हें हम देख लेंगे, समायोजित कर देंगे। और कांग्रेस अब भी कहना चाहिए भ्रम की स्थिति में, उस पर नहीं जा रहा, गलतफहमी में। मैं 2 चीजों पर जरूर बोलूंगा। अमित शाह जी ने कहा 2022 में नए भारत का निर्माण होगा, बिल्कुल सत्य कहा। क्यों होगा? कि अभी बीजेपी को राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं है, और कांग्रेस ये नहीं सोच रही है, और पूरा विपक्ष भी नहीं सोच रहा है। उसी 2022 में 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी। 2019 में वो समर्थन लोकसभा में आएंगे, किस सेटिंग से आएंगे वो भी नजर आ रहा है। मतलब आप ये मान रहे हैं 2019 में बीजेपी ही आएगी? बिल्कुल आएगी, अगर मोदी कैसे आएगी? 350 सीट तो ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का कोई मतलब नहीं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे यार सुन लीजिए, अरे यार सुन लीजिए यार, चुप जाइए। गुजरात तुम्हारी वजह से हारे, वेस्ट बंगाल बीजेपी। अरे सुन लीजिए यार, आप केरला बीजेपी। अरे सुनो यार, सुनो, यह है ऑपोजिशन की। अरे सुनो एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं, फिर बोल ना पाओगे। गुजरात तुम्हारी वजह से हारे, आसाम तुम्हारी वजह से हारे, कर्नाटक तुम्हारी वजह से हारे। देखिए ये बड़ा ही 29। अरे सुनो यार, गुजरात किसकी वजह से हारे? गुजरात तुम्हारी वजह से, गुजरात छोड़, कर्नाटक तुम्हारी वजह से, आसाम तुम्हारी वजह से। अब चुप होकर बैठिए, सूरत में बांट गए। अपने हाई कमान से पूछ के आना। अमीर हैदर जैदी बोल रहा तो चुप होकर सुनो। देखिए चुप होकर सुनो थोड़ा। हम आप दोनों की भावनाएं समझते हैं, वो जो दर्द है वो भी दिख रहा है। सुन लीजिए, लेकिन और सुन लीजिए, कर्नाटक का जश्न बहुत जरूरी था हाँ प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन वाराणसी जो उनकी लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे जो मृत्यु हुई है, जिनकी हत्याओं के जिम्मेदार वो खुद है। देखिए जैदी साहब, ये देखिए ये कुछ हद तक बेतुकी बात है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जब बंगाल के अंदर एक पुल गिरा था, एक सेकंड, पूरा विपक्ष, पूरी बीजेपी वहां वो ठीक है। ये कहा गया था कि वर्तमान सरकार की वजह से। जैदी साहब आपके पास आते हैं लोग। तरुण, तो एक बात बताइए, ये पुल किसकी वजह से गिरा? हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? एक सेकंड तरुण जी, एक बात बताइए आप। देखिए गुजरात में भी लास्ट मिनट पे मोदी जी ने बहुत पुश किया, बहुत सारी रैलीज की, और किसी तरह गुजरात को वो ये कहा जा सकता है कि इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट में बचाकर ले गए। कर्नाटक में भी हमने देखा उन्होंने बहुत जोर लगाया। ये जो मोदी वेव है ना, उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंस बीजेपी का, ये कहीं बैकफायर नहीं करे, क्योंकि आप देखिए अगले 3 जो चुनाव हैं वो तो और भी बड़े हैं। प्रेस्टीज इश्यू है बीजेपी के लिए, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। एग्जैक्टली। एंड देन यू हैव 2019। भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतेगी, लेकिन मैं कर्नाटक चुनाव पर एक बातचीत आपसे करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ये चुनाव मोदी जी के करिश्मे और उनकी मेहनत से जीता। हम इसे स्वीकार करते हैं कि लोग आज मोदी की नीतियों पर पूरे देश में एक मत हैं, लेकिन कर्नाटक एक ऐसा चुनाव है जिसके अंदर, और उन्होंने कर्नाटक के चुनाव के अंदर खुद को प्रधानमंत्री के रूप में पुट किया है। मैं समझता हूं ये चुनाव ही नहीं कांग्रेस हारी। आप गुजरात चुनाव भी कांग्रेस की वजह से जीती है, प्रधानमंत्री कर्नाटक भी, आसाम भी, और जितने चुनाव जीत रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से जीत रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि विपक्षी एकता हो, क्योंकि अभी ये आसमान पर है, जमीन पे उतर के आएंगे, बताएंगे, बीच में बोलते। अभी आपकी 2019 के अंदर आपके अध्यक्ष ने सही कहा, आप चाहते हैं 2022 में नए भारत का निर्माण हो, आप चाहते हैं देश का संविधान संशोधन हो, क्योंकि आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है,
और 2022 के नव भारत के इनकी बहुत सहमति है कि आरएसएस देश के अंदर संविधान संशोधन लाए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। ये आपकी मौन सहमति है। बात पूरी करने दीजिए, हमारे पास और स्पीकर नहीं होना चाहिए। ये विपक्ष चाहती है कांग्रेस, क्यों बार ला रहे थे, गुजरात में, कर्नाटक में भी कह रहे थे, आसाम में भी। देखिए ये जो तरुण जी एक सेकेंड, जैदी साहब एक सेकेंड, तरुण जी, खान साहब एक सेकेंड, तरुण जी एक सेकेंड। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, निनाद आप तो इतना क्लोजली देखते हैं पॉलिटिक्स को, ये जो हाल है ये यूनाइटेड फ्रंट, और मैं यूनाइटेड फ्रंट मतलब कोई टेक्निकल नेम नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट कि मोदी वर्सेस ऑल का सिनेरियो लग रहा है 2019 के लिए, तो ये यूनाइट होकर कैसे लड़ेगा? मेरे को आप 2 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए। पहली बात तो कांग्रेस के लिए और ऑपोजिशन के लिए ये बैड न्यूज है, इलेक्शन गुड न्यूज नहीं है। साउथ में बीजेपी का बढ़ना इज ए वेरी बैड। कहां बढ़ना? 2008 में 110 सीट थी, दूसरी बात अभी 95 सीटें कहां बढ़े हैं? अच्छा बोलने दीजिए ना, मैंने बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए आप, ये सुन निनाद, यू कंटिन्यू, कहां बढ़े, यू कंटिन्यू। पहले भी थी बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना बहुत बैड न्यूज है ऑपोजिशन के लिए। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी प्रीमेच्योरली प्राइम मिनिस्टरशिप को क्लेम कर गए और वो पॉलिटिक्स में बैकफायर किया है, क्योंकि जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है, दे हैव फॉलन थ्रू द रूफ। अब मैं ये बिजनेस जर्नलिस्ट में एक बिजनेस मेटाफर देना चाहूंगा कि लेट अस लुक एट दिस एज ए टेक ओवर बैटल ऑफ ए कंपनी in which BJP has emerged as the single largest shareholder but doesn't have a controlling stake. Now we will take us, मैं कहूंगा कि हम वापस जाते हैं नरसिम्हा राव के टाइम में और हम एक हेज फंड की तरह सोचेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 MPs लेके हेज कर दिया और एक माइनॉरिटी सरकार चलाई थी। इसी तरह मुझे लगता है कि वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बीइंग ए हेज फंड मूव इन ए टेक ओवर बैटल। अभी ये टेक ओवर बैटल बोर्ड रूम में चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से अभी हमने वेट करना चाहिए, क्योंकि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो सकता है। तो कब से कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी, और हमने पिछले कई चुनावों में देखा भी है, लास्ट मिनट जोड़ तोड़ चलता रहता है और बीजेपी की तरफ से भी कई मूव्स देखे हैं। और इस बार तो कर्नाटक का ये जो अभी फिलहाल ये जंग है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, आप सर इस पर क्या टेक अपना रखते हैं? कर्नाटक चुनाव बिल्कुल ले लिए थे, स्ट्रेट अवे सर आप ही के पास में आऊंगी सर, बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल सर, प्लीज। तो पहले ये मैं कह दूं कि मेरे जो विचार हैं मेरे अपने हैं, मेरी कंपनी के नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ये समझें कि मोदी जी का कोई असर नहीं हुआ है इन चुनावों के अंदर, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। मोदी जी का जो वर्चस्व है पब्लिक के ऊपर ज्यों का त्यों मौजूद है, और हम अकेले इंस्टीट्यूशन थे जो कह रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर इसलिए आएगी क्योंकि मोदी जितने भी आपके चुनाव के प्रति जो पहले ओपिनियन पोल हुए थे वो 1 महीने से चल रहे थे, किसी ने भी लास्ट के 15 दिनों का जायजा नहीं लिया था। वो चेंज मोदी जी ने वहाँ पे किया है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देश में एक नेगेटिव एजेंडा लेके आते हैं 2019 में कि भाई हमको हर हालत में मोदी जी को नहीं लाना है, तो इससे आपको वोट नहीं मिलेंगे। आपका मैथमेटिक्स जरूर दिखाएगा कि अगर ये तीनों पार्टियां एक हो जाएं, अगेंस्ट में बीजेपी के लड़ें, तो वो जीत सकती है। लेकिन ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो हमारा जो वोटर है वो बहुत ही जागरूक है और वो इसके लुक थ्रू दे सकता है, इसके थ्रू देख सकता है कि आप अपना भला चाहते हो, मेरा भला नहीं चाहते। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव एजेंडा से अगर कोई भी चीज आएगी वो ढेर हो जाएगी वहीं पे कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, उसमें आप तो लॉटरी निकालने लगेंगे। तो मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा आइडिया है जो आने वाले 3 राज्यों के चुनाव जहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें, उसके बाद लोकसभा चुनाव, वहां क्या सिनारियो देखते हैं आप? ये प्रश्न मुझसे? बिल्कुल। हाँ जी, अगर वहां पे जो प्रक्रिया है, जो मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूं कि पहली बात ये चुनाव एक कर्नाटक का जो चुनाव है एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी तक उसका वो सही जगह जहां पहुंचा वहां पहुंचा नहीं है, इसमें बहुत कुछ संभावनाएं बाकी हैं। और अगर यहाँ पे सरकार बन जाती है तो मेरा ये मानना है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप चुनाव को शायद प्रीपोन कर सकते हैं, स्टेट और नेशनल इलेक्शंस दोनों साथ हो सकते हैं, बिकॉज इस तरह का देश का खर्चा कर पाना किसी भी प्रकार से गलत होगा और समय की भी जो बचत होगी। तो ये एक स्टेप है जो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि नवंबर में इलेक्शन साथ साथ। जैदी साहब, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है और वो ये, क्योंकि आप बड़ा ही ऑनेस्ट व्यू दे रहे हैं कि क्या
ये देश और देश से भी ज्यादा विपक्ष, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष को एकजुट नहीं होने दे रहा है, क्या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि मोदी वर्सेस ऑल सिनारियो तो है, आप कह ही रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बन जाएगी, राहुल गांधी की अध्यक्षता में उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर क्या सभी विपक्षी पार्टी आपको लगता है एक मंच पर आकर मोदी जी के सामने खड़ी होंगी या लड़ेंगी चुनाव? देखिए, हम नीतियों की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं नीतियां जरूरी है। नहीं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है? मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा, मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। नीतियां प्रस्तुत कीजिए, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम मोदी जी की नीतियों के विरोधी हैं। जो मोदी जी नीतियां लेके आए वो देश हित में नहीं है। आप मुझे इन 4 साल में एक ऐसा बता दीजिए कि मोदी जी की इस नीति से देश का उद्धार हुआ है, कोई एक चीज बता दीजिए। लेकिन मसला ये है कि टोटल लेफ्ट का वजूद ही नहीं है। मेरा वजूद इतना है, अब आप सुन लीजिए, आप वजूद पे आएंगे, अब सुन लीजिए, मेरा वजूद इतना है, जब मैं सड़कों पे उतरता हूँ तो अच्छे के दमखम हिलते हैं, मेरा सब जगह है। लेकिन ये जो 2000 नोट का चमत्कार है ना, ये मुझे बेकार कर रहा है। आपने 2000 का नोट मेरे पास का जवाब नहीं दिया। ये जो नोट जयदीप साहब, जब हमारे पास डिस्कशन में जयदीप साहब आपको याद होगा, आप 2000 नोट का समर्थन मुझे नहीं दीजिए, मैं दिखाता हूँ बीजेपी को समर्थन, मैं काउंटर करके दिखाता हूँ। मुझे कर्नाटक के चुनाव के ऊपर जो है वो सिर्फ बता दीजिए एक ही स्टेट में। जयदीप साहब वेरी क्विकली, आपने 2019 की तस्वीर एक दी थी, मतलब बीजेपी, कांग्रेस एंड रेस्ट ऑफ द पार्टीज, एक डिस्कशन में आपने कहा था हमसे, कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट, यही हुआ ना? देखिए, मैं आपसे एक चीज अभी 2 दिन पहले की बात कर रही हूं। एक कड़वी सच्चाई है, लोकतंत्र में जब भी फासिज्म आएगा मुख्य द्वार से आएगा। आडवाणी जी ने इस बात को कहा, यशवंत सिन्हा जी ने कहा, क्लोजियम के 5 जजों ने कहा, मैं भी वही बात कह रहा हूं। अगर विपक्षी एकता नहीं होती और जो कांग्रेस या अन्य दलों के अंदर बैठे मणिशंकर अय्यर हैं वो इसी तरह की भाषा बोलते रहेंगे विपक्षी एकता नहीं होने देने के, तो वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और 2019 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं, मेरे को कोई चुनाव नहीं होगा, वन नेशन वन पार्टी। अगर 2019 का होता है, अगर 2019 का होता है तो क्या वो आप राहुल गांधी की अध्यक्षता में लड़ने को तैयार हैं? सर, मैं नीतियों में करता हूं, कांग्रेस नीतियों में तो बात बार का जवाब गुजरात पिछली बार आपने यही जवाब दिया था। से आ रहे, कर्नाटक हम इनकी वजह से, मैंने आपसे पूछा था किसके साथ, और तब भी आपने जवाब नहीं दिया। लेफ्ट पार्टीज का, लेफ्ट बहुत शॉर्ट कमेंट करूंगा, लेफ्ट पार्टीज का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस इस वक्त सर, मैं कांग्रेस मेरी मजबूरी नहीं है, मैं कांग्रेस की मजबूरी हूँ, मेरे पास जितना कार्य करता है कांग्रेस के पास नहीं है। मुझे पैसा दीजिए ना, 2000 का नोट भ्रष्टाचार से लगता है, मुझे दीजिए, तो मैं दिखाता हूँ ना। जयदीप साहब एक सेकंड, आपके भ्रष्टाचार में कहानी कमाई है, एक दिन की जयदीप साहब, तो मेरा पूरे साल का। चलिए ठीक है जयदीप साहब की बात से, मैं किसानों के ठीक है जयदीप साहब की बात से एक अमेरिकन काले धन का, सुन लीजिए, इलेक्शन चुनाव में सुधार कीजिए, चुनाव में सुधार कीजिए, काले धन का चुनाव में प्रतिबद्ध कीजिए, ईवीएम को हटाइए देश से। एक सेकंड साहब, एक सेकंड, वोट दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए तरुण वांट्स टू कम इन, तरुण मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड, निनाद क्विकली, हाँ बोलिए निनाद, आप बोलिए, आप बोलिए निनाद। लेफ्ट की बात सुन के मेरे को हंसी इसलिए आ रही है, अमेरिका में एक सेइंग है, लेफ्ट का कोई वजूद है। अच्छा, आप सुन लीजिए ना, हंसी क्यों आ रही है ये भी सुन लीजिए। लेफ्ट का कोई वजूद है नहीं, अमेरिका में एक सेइंग है, इफ यू आर सो स्मार्ट हाउ कम यू एंट रिच। एग्जैक्टली, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल। चलिए तरुण, आप बोलिए, तरुण बोलिए, तरुण बोलिए, जयदीप साहब से निवेदन करूंगा, बोलिए तरुण बोलिए। आज जयदीप साहब से मेरा निवेदन है कि जो लोग टीवी डिबेट में इकट्ठे नहीं है, आप वोटर का टीवी डिबेट में इकट्ठे नहीं है, वो सरकार इकट्ठे कैसे चलाएंगे? और दूसरा, इनको बोलिए ये रशिया का चश्मा, चाइना का चश्मा उतार के देखेंगे तो आपको मोदी के काम दिखाई देंगे। जहां वहां से सीख के आते होते हैं कि देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कत्लेआम कैसे हो। अरे भैया, आपको देश का विकास नहीं देख रहा, देश की तरक्की। जयदीप साहब, बस आपको देश दिख ही नहीं रहा है, आपको लगता ही नहीं मोदी ने कुछ किया है।
आप बताइए 30 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट कैसे खुल गए? आप जैदी साहब, आप किसके विरोधी हैं ये भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी नहीं है, आप कह रहे हैं मोदी जी का विरोधी नहीं हो, आप कह रहे हो आपको नीतियां अच्छी चाहिए, इस तरह से नहीं हो सकता। तरुण प्लीज गो अहेड, तरुण बोलिए, आप बोलिए। रशियन चश्मा उतार दो भैया, बोलिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल उतारो, देश का बेड़ा गर्क किया आपने। आपकी नीतियों ने देश से लेखनी खत्म की है, आपकी नीतियों ने देश को पीछे फेंका है। उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए ठीक है, चलिए जैदी साहब बहुत हो गया। तरुण आपको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप रुकने से हम रुकने वाले नहीं। चलिए ये दो लोगों के बीच की डिबेट नहीं है, हमारे पास ये दो लोगों के बीच की डिबेट। पहले अगर जैदी साहब तो अच्छा होता, जैदी साहब धमकाया होता तो अच्छा होता। जैदी साहब विपक्ष को धमकाने का जैदी काम साहब मत करो। जैदी साहब लेडी देश की तरक्की के प्रति आस्था रखिए। ठीक है संतोष जैदी साहब, देश के बारे में गलत बोलना बंद करिए। शोर शराबा हो रहा है, ये बेसिकली अस्तित्व की लड़ाई है। लेफ्ट भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो वोटर को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आप देश के खिलाफ बोलना बंद करिए। जेडीएस भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जेडीएस क्यों सरकार बनाना चाहता है, जबकि उसे पता है कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसे बने रहना है। बेसिकली जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आज कर्नाटक के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कर्नाटक की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहा। कर्नाटक और बैंगलोर, जिसे इस देश की सिलिकॉन वैली कहते थे, वो कर्नाटक और बैंगलोर की तरक्की पे कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली बैंगलोर की तरक्की के बारे में क्या आपने कैंपेन किया बनाने के? क्या आपके आप संवैधानिक तरीके से सोचिए, किस तरह कह रहे हैं? चीफ मिनिस्टर का कैंपेन क्या जो बैंगलोर की तरक्की को लेकर था, नंबर के हिसाब से जेडीएस और कांग्रेस वह सरकार बना रही है, और आप कह रहे हो कि भैया बीजेपी सरकार बनाएगी। क्या मतलब इस बात का? ठीक है संविधान को आप ये तो राज्यपाल को डिसाइड करना है ना। अब राज्यपाल डिसाइड करेंगे। देखिए आपने दावा पेश किया, आपने दावा पेश किया, राज्यपाल के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तब तो आपने सवाल उठाए थे ना बीजेपी पर। एक काम करें, तब तो आपने सवाल उठाया था ना बीजेपी पर, तब भी उठाया था। अभी आप गठजोड़ कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तो अब आप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बीजेपी को दिया है, एक अलग व्यू लेना पड़ेगा। तरुण जी जरा एक और व्यू ले लेते हैं। इंडस्ट्री का व्यू लेना भी इसमें जरूरी हो जाता है। कर्नाटक चुनाव और आने वाले बहुत सारे चुनाव है, और 2019 पर भी नजर है। हमारे साथ डॉक्टर महेश गुप्ता, सीएमडी कैंट आरओ इस वक्त है। महेश जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए महेश जी, संपर्क टूट गया। लेकिन शर्मा जी आप ये बताइए, चलिए यहाँ पर सारे पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत हो गया। शर्मा जी आप एक बात बताइए, ये जो इकोनॉमी की बात होती है, ठीक है, आर्थिक विकास की बात होती है, इंक्लूसिवनेस की, ये वो हर बार अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूपी में डिमोनेटाइजेशन का ओवरहैंग, इसका डर जताया जा रहा था। गुजरात में जीएसटी का, इस बार इतना बड़ा बैंकिंग स्कैम, पीएसयू बैंक्स की हालत, इन सब का डर जताया जा रहा था। लेकिन शायद कहीं ना कहीं वोटर के मन में ये डर नहीं है। वोटर को कम से कम ये भरोसा तो लग रहा है कि एक ऑनेस्ट एफर्ट हो रहा है मोदी सरकार की तरफ से। बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं, एक आम आदमी की तरह सोच रहा हूं। और अगर आप उसके सामने ऐसा एक प्रपोजल लेके जाते हैं कि हमें मोदी को हटाना है, तो अगर सारी पार्टियां मिलके, सारे जितने भी जो नेता हैं, वो अगर ये कहें कि मुझे मोदी को हटाना हमारा नंबर वन ऑब्जेक्टिव है, तो नेगेटिव एजेंडा है। मार्केट और साले वोटर उसको पहले ही बाहर निकाल देंगे। लेकिन एक जो बेसिक मुद्दा मुझे जैदी साहब ये सही नहीं है। जैदी साहब हर किसी के पीछे बोलते हैं आप। जैदी साहब दिस इज नॉट फेयर। हर किसी के जवाब के पीछे बोलते हैं। नंबर ही नहीं है। बेसिक मुद्दा, बात तो सुनो। जैदी साहब, शर्मा जी बात पूरी कीजिए अपनी। बोलिए शर्मा जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये कह रहा है कि ये 2022 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका मेजॉरिटी आ जाएगा राज्यसभा में, तो क्या हुआ? तो क्या मेजॉरिटी लेना कोई गलत बात है? जो काम लीगली करना है, आपको कौन रोक सकता है उसको? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कोई बीजेपी ये काम कर रही है कि राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी हो, तो इसमें गलत क्या है? चलिए जैदी साहब एक सेकंड, शर्मा जी आपका बात समझने में एक नीति नेतृत्व में सेफ है। बिल्कुल। एक सवाल तरुण आपके लिए है मेरे पास, और ये बड़ा ही तार्किक सवाल है। आपने अब भी कहा कि सरकार, क्योंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और आप एक स्थिर सरकार देना चाहते हैं कर्नाटक को, तो आपकी ही तरफ से सरकार बनेगी भी। अब आप इसका गणित अगर समझा पाए कि ये सरकार बनेगी कैसे, बिकॉज यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ क्लियर मेजॉरिटी। जेडीएस और कांग्रेस ने पहले ही हाथ मिला लिया है।
जाहिर सी बात है 2 सीट पर चुनाव होना बाकी है, पर उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा टैली में। तो ये नंबर्स आप सुन पा रहे हैं क्या तरुण? उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं रही। तरुण जी से संपर्क थोड़ी देर में। मेरी बेसिक चीज ये आप देखिए, जब वहां गुजरात में चुनाव हुआ था तो वहां कांग्रेस की 40 सीट थी और वो 40 से बढ़ के 90 सीट पे पहुंच गई। 50 सीट का फायदा हुआ राहुल गांधी के वहां कंपेन करने से, और यहां नरेंद्र मोदी के कंपेन करने से 45 सीट का फायदा हुआ है। ये डिफरेंस है। तो कहां मोदी वेव है? अब ये बताइए, सारी बातें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के कंपैरिजन में लाके खड़ा भैया देश के बारे में कोई नहीं, देश के बारे में डिसीजन कौन लेगा? आप लेंगे या सरकार डिसीजन लेगी? बीजेपी सरकार डिसीजन लेंगी तो सरकार कैसे बनेगी उसी पर तो डिस्कशन होगा। इस मॉरल अथॉरिटी के साथ आप बीजेपी को कम्युनल कहते हैं, जब आप खुद कर्नाटक में एक नया मजहब बनाने की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को आप ये बसवराव जी थे, बसन्ना जी थे, जिनकी लंदन में अभी। लेकिन आप चलिए तरुण एक काम करते हैं, एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड खान साहब, तरुण कैन हियर अस। तरुण जी अगर आप सुन पा रहे हैं, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे आपने पहले कहा शो की शुरुआत में कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, आप एक स्थिर सरकार कर्नाटक को देना चाहते हैं, सरकार आपकी बनेगी। इससे पहले हमने मोदी जी और अमित शाह जी का भाषण भी सुना, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद किया कार्यकर्ताओं को। आप ये बताइए कि ये गणित बैठेगा कैसे? हॉर्स ट्रेडिंग आप करेंगे नहीं? भाई साहब ऐसा है, गणित फ्लोर पे बैठेगा और कांग्रेस और जनता दल एस दोनों आपस में आमने सामने लड़के आए हैं। दोनों के विधायक जो हैं वो गठबंधन नहीं चाह रहे हैं और ये परिणाम लिख के दे दी गई है, फ्लोर पर है, परेड हो गई है वहां पर। अरे भैया सारे एमएलए खड़े कर दिए गवर्नर के सामने, यही तो बेईमानी है। सभी विधायकों ने लिखी, यही बेईमानी है आपके अंदर में, क्योंकि आपको मणिपुर अरे आप बेईमान हैं, नहीं आता है। आप बेईमान हैं। अभी आपके मुख्यमंत्री को जनता दल ने हराया है, कल तक देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं और देश आपको सुनना ही नहीं चाहते। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप बेईमान हैं, देश उसमें भी आपको बेईमान है। आपको पहले कांग्रेस ने देवगौड़ा साहब का अपमान किया। तरुण जी एक मिनट, खान साहब, मतलब यहाँ पर तो आपने खान साहब से पूछिए को रिझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी पार्टी में कुछ ऐसे नेता है जो नाराज हो गए, वो कुमारस्वामी को बनने नहीं देना चाहते। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, दे दिया गवर्नर को। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या आपकी पार्टी के कुछ लिंगायत नेता नाराज हैं? क्या आपकी पार्टी के कुछ लिंगायत नेता नाराज हैं? खान साहब मेरी बात का जवाब। प्रधानमंत्री के कार्यालय से फोन गया था, वो ठीक है, वो सब ठीक है। क्या आपकी पार्टी क्या चीजें हैं? आपकी पार्टी के क्या कुछ लिंगायत नेता नाराज? मुद्दे का सवाल ये ठीक है, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, क्या ये पार्टी चाहती है? नहीं, मुद्दे का सवाल ये है कि क्या आपके विधायक आपके साथ हैं? स्वाति जी सुनिए, जैसे 12 मुझे जवाब दीजिए, मैं सुनूंगी। मुझे जवाब दीजिए। 1998 में जैसे मुझे 98 में, मुझे 2018 की बात बताइए। इनवाइट किया था बीजेपी, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, ये क्या कांग्रेस के विधायक को मंजूर है? सरकार गिरी थी। कांग्रेस और जेडीएस के तो सुनिए, इनको बुला भी लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष आप इनका छोड़ दीजिए, आप इनका छोड़ दीजिए। राहुल गांधी कहाँ है? आप इनका छोड़ दीजिए। आपने तो राज्यपाल को चिट्ठी भी दे दी, आपने जेडीएस को समर्थन भी दे दिया। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भूल जाइए, देवेगौड़ा के साथ क्या हुआ, गुजराल जी पीएम, वो सब भूल जाइए। आज की तारीख में क्या आपके जितने भी विधायक हैं और जेडीएस के जो भी विधायक, उनके प्रवक्ता तो है नहीं हमारे साथ, लेकिन क्या लिंगायत वाला मुद्दा नहीं है? क्या 8-10 विधायक ऐसे नहीं है जो कि खुश नहीं है इस टाइप से? देखिए, ये मत भूलिए कि बीजेपी को जो शॉर्टफॉल है वो भी 8-10 सीटों का ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गैप है। मेरी गलत, आप दूर कीजिए गलतफहमी है तो। एकजुट हैं, एक भी विधायक टूट के नहीं जाएगा भाई साहब, ये आप लिख लीजिए। तरुण सपने देखते रहेंगे सरकार, तो आप होने दीजिए ना, येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए। किस लिए? 95 सीट है, 95 सीट पे आप सरकार आपके पास लोग हैं तो हम हार जाएंगे। सीटों में चुनाव हुआ है, आप अगर आपके पास बहुत परिपक्व लोग हैं जो टूटेंगे नहीं, आपके साथ हैं, विचार के साथ हैं, कुमारस्वामी के साथ हैं, तो आने दीजिए ना, फ्लोर पे टेस्ट होने दीजिए। आप किस पे सरकार बनाएंगे यार? 110, 111 भी नहीं, आपकी 95 सीट है, उसमें सरकार बनाओगे। अरे 104 है, आप 104 है, 78 सीटें वाले कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। अरे हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं और हम सरकार नहीं बनाएंगे। आप तीसरे नंबर की पार्टी सरकार बनाएंगे। भाई अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया, जिनको नकार दिया कर्नाटक
कर्नाटका की जनता ने, जिनको कर्नाटका की जनता ने आदेश दिया कि जाकर विपक्ष में बैठिए, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। रिजल्ट का वेट तो कर लो। 104 खान साहब जिनको नकार दिया वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। संतोष मुझे बताइए, क्योंकि लिंगायत का इशू काफी बढ़ चढ़ कर उठाया गया था, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ, कांग्रेस के कुछ लिंगायत विधायक कुमारस्वामी को सीएम पद जो उनको पेशकश की गई है उससे नाराज हैं। क्या यही एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है अब जब एक नई सरकार बनेगी, चाहे किसी की भी बने? केवल यही नहीं स्वाति, कर्नाटक में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक है मुंबई कर्नाटक इलाका, एक है हैदराबाद कर्नाटक इलाका। जो जेडीएस है और उसकी लीडरशिप बहुत हद तक साउथ कर्नाटका की है। ये रीजनल फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि रीजनल ग्रोथ के लिए बहुत होता है। और ये होता ये है कि एक बार गवर्नर का लेटर येदियुरप्पा के हाथ में आ जाए, फिर कॉन्शियस का कॉल दिया जाएगा कि जेडीएस सारे विधायकों को बोला जाएगा आप अपने कॉन्शियस के साथ वोट कीजिए। तो वोट करना भी जरूरी नहीं है, अगर बीमार पड़ जाए, घर पे रह जाए, एब्सटेन कर जाए। अगर 3 विधायक भी एब्सटेन कर जाए तो बीजेपी आराम से अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकती है। तो कर्नाटक का रण बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर, किसकी बनेगी सरकार, क्या कहता है कर्नाटक का जनादेश। इस बीच आपको बताएं, इस चुनाव में कम से कम बीजेपी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, और उसके बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा, सबसे पहले सुनते हैं। छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, न गुजरात हिंदी भाषी है, न महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, न गोवा हिंदी भाषी है, न असम हिंदी भाषी है, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हिंदी भाषी है। लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है, एक झूठ फैलाने वाले लोग बार ऐसा झूठ फैलाते हैं कि फिर कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। कि एक के बाद एक लगातार 15 विजयों की श्रृंखला हमने मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी की है। और मित्रों, ये विजय का रथ जो मोदी जी का है, वे विजय का रथ कमल का है, भारतीय जनता पार्टी का है, वो रुकने वाला नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले सभी चुनाव और 2019 का चुनाव इससे भी बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और मित्रों 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो बनाएंगे ही, 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो बनाएंगे ही, इसके साथ साथ मोदी जी की विकास यात्रा के माध्यम से 2022 में नए भारत का, न्यू इंडिया का निर्माण का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो ये भाषण है वो बहुत ज्यादा 2019 का भाषण सा सुनाई दे रहा था। लेकिन जरा कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा इस इलेक्शन के बाद, और खासतौर पर गवर्नर से मिलने की बात पर उन्होंने क्या जानकारी दी, जरा सुनिए। संविधान और कानून की परिपाटी बड़ी स्पष्ट है। जिस पोस्ट पोल कोएलिशन के पास स्पष्ट संख्या है बहुमत की, गवर्नर साहब को संविधान और कानून के अनुरूप उस कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा। इस समय 117 या जीते हुए विधायक या जो बहुत ज्यादा लीड कर रहे हैं, उनका समर्थन जेडीएस कांग्रेस की कोएलिशन को है, और हमने यही संविधान और कानून की परिपाटी के आधार पर माननीय गवर्नर साहब से ये निवेदन किया है कि ये कानून स्पष्ट है, संविधान की परिपाटी स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट है, और कांग्रेस जेडीएस कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। बिल्कुल। खैर चलिए, ये तो बयान हमने सुन लिया, लेकिन जैदी साहब, आप कब से आपने, आई होप यू गैदर्ड योर ब्रेथ,
आप एक बात बताइए, ब्रेक में जो आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस सोती रही और कर्नाटका में बीजेपी की सरकार बन गई, अब आप बताइए ब्रेक के बाद कि ये क्यों कहा आपने? मैंने, सुन लीजिए, मसला एक चीज नहीं है, आप बार बार एक चीज होती है कि नीतियां और नेता, कांग्रेस के अंदर खुद ऐसे मणिशंकर अय्यर मौजूद हैं जो राहुल गांधी को, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि राहुल गांधी का नेतृत्व आप स्वीकार करेंगे, कुछ मणिशंकर ऐसे हैं जो वहीं स्वीकार नहीं किया जाता। पहले कांग्रेस में तो राहुल गांधी स्वीकार्य हो जाए, जब कांग्रेस में स्वीकार्य हो जाएंगे तो विपक्ष भी स्वीकार्य होगा। ये तो नेता की बात है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर एक खामी चल रही है, वहां सिंगल एक प्लेयर है जो बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, और बीजेपी के अंदर अंपायर भी है। नहीं, अंपायरिंग पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर ये मान लीजिए, विपक्ष से जब ही लड़ा जा सकता है जब विपक्ष की ताकत को आकलन किया जाएगा। मैं बीजेपी की ताकत का आकलन कर रहा हूं और निष्पक्ष करता हूं। बीजेपी के 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और कांग्रेस की एक कमी है कि कांग्रेस के साथ जो विपक्ष के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, कांग्रेस का जो टीम कैप्टन है वो कहता है नहीं नहीं, इन खिलाड़ियों को बाहर बिठाओ, ये मैं अपनी टीम में नहीं लूंगा। जब हार जाते हैं तो जब विपक्ष याद आता है। अगर कर्नाटक के अंदर इलेक्शन से पहले चुनाव गठबंधन हो जाता तो बीजेपी को 4 सीट मिलती और इससे बीजेपी का सफाया हो जाता। असम में भी सफाया होता, गुजरात में भी सफाया होता, और कांग्रेस को इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा ये कि साहब कांग्रेस, आप ऐसे कह रहे हैं अलायंस विद कांग्रेस एज ए जूनियर पार्टनर अगर हुआ होता, मतलब अगर, तो बहुत फर्क पड़ सकता, बहुत फर्क पड़ता। बीजेपी को 4 सीट आती। देखिए पूरा चुनाव लड़ा गया था सिद्धरामैया की अध्यक्षता में। सिद्धरामैया सिंगल फेज थे कांग्रेस की, हालांकि वो मजबूरी थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इट वाज सिद्धरामैया एंड अ लीडर फ्रॉम दिल्ली वाज लीडिंग द होल थिंग। तो ये अलायंस वगैरह की बात तो ये कुमारस्वामी और सिद्धरामैया तो कल तक शायद बात नहीं करते थे। ये तो जेडीएस की अपनी मजबूरी है और कांग्रेस की अपनी मजबूरी है कि बीजेपी को बाहर रखना है, जो साथ में आए। हालांकि आज दोपहर को जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई है वो शायद अगर 2 साल पहले अपनाई होती तो कोई डिफरेंस आता, कोई किसी प्रकार का ऑपोजिशन यूनिटी की बात आती। आज नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, आज कर्नाटक के चुनाव खत्म हुए हैं और वो 2019 की कैंपेन शुरू कर चुके हैं वहां पर बीजेपी। निनाद एक बात बताइए, छोटे जैदी साहब एक सेकंड, निनाद एक बात बताइए, ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कांग्रेस और जेडीएस के बीच का, ये कितना टिकाऊ है? देखिए, ये ज्यादा टिकेगा नहीं, इसीलिए नहीं टिकेगा कि दोनों की कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा है, वरना पहले ही हो गया होता ना, प्री पोल अलायंस हो गया। कर्नाटक सफर करे। पर एक और, हाँ, कर्नाटक, देखिए स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी, कर्नाटक एक प्रॉस्परस स्टेट है, तो इंडिया इज इन स्टेबिलिटी मोड। हम पीछे हम बात कर रहे थे पिछली बार आपके प्रोग्राम पे, बिना स्टेबिलिटी के बहुत अनसर्टेनिटी आती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पर मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो हालात क्या है, इस वक्त अगर आप शतरंज खेलते हैं तो इस वक्त कांग्रेस ने और जेडीएस के साथ मिलके बीजेपी को बोला है शाह, मात नहीं दी है अभी। कांग्रेस चिल्ला के बोल रही है कि मोदी को बाहर कीजिए, मोदी को अभी गेम चल रही है, जनता उनसे पूछेगी क्यों वोट नहीं दीजिए। अभी गेम चल रही है, अगर आप वोट नहीं है, अगर आप वोट वीके शर्मा सर कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं आप पर। वीके शर्मा सर प्लीज गो ऑन। जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर कोई भी नेगेटिव एजेंडा लेके बात करता है तो एक आम दर्शक उसको, और आम जो एक वोटर है उसको पहले ही बाहर फेंक देगा कि ये क्यों, उस आदमी ने क्या गलत किया है। क्या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आदमी के अपने सैन्य पे हाथ रख के कह सकते हैं कि वो बिल्कुल क्लीन है? जो मैं समझता हूं कि मोदी जी कह सकते हैं। यही एक डिफरेंस है और यही कारण है कि वो जो आम दर्शक है उनके साथ जुड़ा हुआ है, आम वोटर उनके साथ जुड़ा हुआ है, और वो उसी जगह पे ठप्पा देगा जहां पे मोदी जी बोलेंगे, यानी कमल पे मोहर लगेगी उनकी। आदमी सच्चे हैं और सच्चे में कैरी करने वाले हैं। उनके अगेंस्ट में जितने लोग खड़े होंगे, एक से एक ईमानदार नेता पड़ा है, लेकिन दुनिया बेच के करोड़पति बताने का फार्मूला हम विपक्ष बताने में नाकाम है। हम नाकाम है। कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा इजी है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस से तू मैं करे, और कांग्रेस उस चक्कर में फंस रही है क्योंकि उसे इजी है। अगर कांग्रेस बीजेपी की चोरी बताती है तो बीजेपी कांग्रेस की डकैतियां बता देती है। हमारे सामने आए ना, हम करेंगे ना बात। जैदी साहब ईमानदार कौन है? जैदी साहब आप ये कह रहे हैं, जैदी साहब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत के पीछे राहुल गांधी का हाथ है ना?
राहुल गांधी अकेले बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है। पूरी कांग्रेस ही नहीं चाहती अंदर से कि राहुल गांधी इस देश के नेता बने। खान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुस्कुरा नहीं सकते, आपको क्या कहना है? पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए जैदी साहब, क्या आपको इस बात नहीं चाहते भाई? वो सवाल हमसे सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने उनको इलेक्ट किया है, पहले उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, अब वो प्रेसिडेंट बने प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद में अब वो पार्टी को अंदर से और हालिंग कर रहे हैं। जो पुराने लोग हो गए हैं उनको गाइडेंस का काम लिया जा रहा है, जो यूथ है उनको एम्पावर किया जा रहा है। बहुत अभी स्टेट प्रेसिडेंट में यूथ जाएंगे और सर जी, जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो उसकी ओवरऑलिंग करके क्या करेंगे? अब क्या बचा है? कहाँ पार्टी नहीं है? अकबर रोड ऑफिस से आप लोगों को बाहर पार्टी नहीं है और क्या बचा है? में पार्टी नहीं है, आप बताइए। अब क्या बचा है? तमिलनाडु में बीजेपी खान साहब, आप एक बात खान साहब, कांग्रेस दोनों में फर्क। खान साहब, आप एक बात बताइए। आदेश नहीं मिला, इतने किसी ने साहब एक सेकंड जैदी साहब, आदेश मिला तब बात हुई। आप एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि यूथ को इंक्यूबेट किया जा रहा है, जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे सलाह ली जा रही है, गाइडेंस लिया जा रहा है, बिल्कुल। तो फिर ये पूरा जो भी चुनावी चेस है उसमें, शतरंज में, क्यों कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर सचिन पायलट इनकी आवाज सुनाई नहीं देती? किसने कहा? हमें तो नहीं सुनाई। स्टार कंपेनर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वहां पर कर्नाटका में स्टार कंपेनर थे। उन्होंने तो मराठी में भाषण दिया था वहां पर मुंबई कर्नाटक। ये जो सीट आई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण आई है, बम्बई में दिया था। ये जो सीटें आई है भैया, बॉम्बे कर्नाटका जो इलाका है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो सीटें आई है उसके लिए आप सिंधिया जी को अप्रिशिएट करना चाहेंगे? बिल्कुल अप्रिशिएट करते, नेता है हमारे, क्यों अप्रिशिएट नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोगों के खिलाफ आने वाले टाइम में तो राजस्थान में भी चुनाव है, आने वाले टाइम में राजस्थान में भी चुनाव है, वहां किसके चेहरे से लड़ेंगे चुनाव? क्या कांग्रेस का चेहरा है? राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है। कौन? राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा, उनसे बड़ा चेहरा बाकी युवा? क्या बाकी युवा नेता भी तो है ना आपके पास? युवा नेता हमारे पास हैं और अभी हम बदल रहे हैं प्रदेश अध्यक्षों को। हो सकता है कि उन्हीं को जैदी साहब को डर सताता होगा। स्वाति, जैदी साहब को इस बात का डर सताता होगा कि कांग्रेस जब साफ हो जाएगी तो उनकी तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं खत्म होगा, बल्कि हमारा वजूद कायम रहेगा। कैसे? सुन लीजिए, ये तो कह रहे हैं ना नेता नहीं नीति, लेकिन नीति बता नहीं बात कर रहे हैं। हमारी एक विचारधारा है, आरएसएस की भी एक विचारधारा है। हमारी एक पार्लियामेंट में शीश ना है, लेकिन विचारधारा कायम रहेगी। यहाँ विचारधारा नहीं है और नीति, हम जब भी तो कह रहे हैं नीतियों में बात करो। आइए नीतियों बात तो ऐसी मिनिमम एजेंडे में बात करो। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। ऐसी कौन सी नीति है जिसके साथ आपकी पार्टी है? लेके इनका ठीक है जैदी साहब, अब इस चर्चा को ये खत्म कर लेते हैं। हर एक चर्चा में आप कहते हैं नीतियों की बात करो, नीतियों के साथ ऐसी कौन सी नीति है जिसके साथ लेफ्ट है आज के समय? देखिए, किसान आर्थिक नीतियां इस देश के लिए ये नहीं जो चलेंगी। पहले आरएसएस का ये कहना जागरण मंच होता था, स्वदेशी जागरण मंच, आज उसे ताला लगा दिया बीजेपी। हम कहते हैं लघु उद्योगों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा? ये कौन सी नीतियां हैं जो 8 घंटे की बात, 8 घंटे काम की बात करके 22 घंटे की बात करते हैं? ठीक है, इसकी बात तो बीजेपी की है। अरे जैदी साहब मेरी बात का जवाब दीजिए ना, ऐसे तो डिस्कशन चलता है। जैदी साहब मेरी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने किसानों की बात कही, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन इसकी बात तो बीजेपी भी करती है, इसकी बात कांग्रेस भी करती है, और अब हमने इस चुनाव में भी देखा किसानों की बात तो बढ़ चढ़कर हर पार्टी ने की है। और डायरेक्ट नीतियां तो यही है ना, इसमें नीतियां तो यही है ना। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान से चीनी मंगाएंगे, धामपुर शुगर मिल की चीनी नहीं उठेगी, उसे कह देंगे खराब। बीजेपी की किसान नीति से परेशान है, परेशानी है कांग्रेस की किसान नीति से। चाइना का एक चीज को लेकर एक चीज को लेकर बीजेपी बड़ी कंसिस्टेंट है, चाहे उनके नंबर बढ़े घटे, लेकिन वो विकास वाली लैंग्वेज छोड़ते नहीं है कि हम तो बस विकास के, वो अलग मुद्दा है। लेकिन उनकी जो बात होती है, नहीं पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज करने, शर्मा जी में चीन की फौज आने, शर्मा जी एक बात बताइए, जब कभी शर्मा जी एक चीज, और ये आप जैसी व्यक्ति ही बता सकता है जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लगाव नहीं है, ये जब कभी मोदी जी या फिर बीजेपी की टैली थोड़ी सी भी डामाडोल होती है तो मार्केट इतना हिलने क्यों लगता है, इतना नर्वस क्यों हो जाता है? क्या इस देश के मार्केट को, इंडस्ट्री को मोदी लेड बीजेपी सरकार ही चाहिए?
चाहे वो राज्य में हो या फिर सेंटर में, 2019 में हो या 2018 में या 2022 में। शुरू से कहते हैं सेंसेक्स सरकार है, इसी नहीं एक सेकंड, इस पर तो खान साहब हमारी बहुत बड़ी शिकायत है। इस पर तो सभी बिजनेस चैनल की, इस पर सभी बिजनेस चैनल की बहुत बड़ी शिकायत है कि आपकी जब सरकार थी यूपीए में, तब सबसे ज्यादा सेंसेक्स की बात होती थी। चिदम्बरम साहब हर बार आके बयान देते थे जब गिरता था सेंसेक्स। जो काम करता है देश के लिए करता है, छाती ठोक के करता है, उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी जो सारे जो लीडर हैं बाकी अन्य, वो उस कदम पे उनके कद के मुकाबले बिल्कुल उनकी एड़ी तक भी नहीं आते हैं। इतना उनका जो है उतना वर्चस्व है आम जनता के ऊपर, उतना कॉन्फिडेंस है आम जनता को उनके ऊपर। तो ये जितना अगर आप ये बताएंगे कि हमको मोदी जी हटाना है, भैया ये ज्यादा मत बोलना वरना दुनिया आपको उठा देगी। अच्छा, आपका सोचना है। आप इंडिपेंडेंट क्या कर रहे हैं भाई? इंडिपेंडेंट नहीं है, आप बायस है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। जैसे अब ये गलत है कि इंडिपेंडेंट खान साहब, ये गलत है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने इल्जाम लगाया तो सुनो, आपने इल्जाम लगाया तो सुनो, चले जाओ। बहुत अच्छा बड़ा रूम मिलेगा आपको, गलत बात, आपके अपने रूम से भी बढ़िया रूम मिलेगा आपको बीजेपी के नए हेडक्वार्टर में। किसानों का पैसा वहां खर्च कर दिया गया, डिमोनेटाइजेशन क्या कर दिया। ये गलत बात है। अगर वो आपकी फेवर में नहीं बोल रहे हैं तो वो मोदी जी के समर्थक बन गए, ये कहना गलत है। उससे भी कड़ा धमका रहा है जितना कल मोदी जी ने धमकाया विपक्ष को। बताता हूँ कैसे करें। विपक्ष को तो उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को धमकाया, ये तो पूरे विपक्ष को ही धमका रहे हैं। उसका और जिसने काम किया तो ये तो पूरा ठीक है। शर्मा जी आपके पास फिर से आएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल ऑडियो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टेक्निकल ऑडियो प्रॉब्लम है। अब आखिरी के जो कुछ मिनट है, 10-15 मिनट, थोड़ा सा हम आखिरी जो सेगमेंट है डिस्कशन का उसको आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में इनफैक्ट अपने जो न्यूट्रल गेस्ट हैं उनसे कर लेते हैं, और संतोष के जो है आपसे शुरुआत करूंगी। अब आने वाले विधानसभा चुनाव और फिर फाइनली 2019 के लोकसभा चुनाव, अब तक हमने पिछले कुछ चुनावों में जिस भी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हुए देखे वो डेवलपमेंट मुद्दों से तो बहुत दूर है। ये ट्रेंड आपको आगे आने वाले 3 विधानसभा चुनावों में भी नजर आता है, या आगे लोकसभा मुद्दों की बहुत कमी रही है और सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी करके ही पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव जीतने की कोशिश की है, चाहे वो धार्मिक हो या फिर किसी को रिझाने की कोशिश हो। स्वाति, सबसे पहली बात तो पहले भी ये मांग उठती रही है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो गर्मियों में होते हैं और स्कूलों की परीक्षाएं होती हैं उस वक्त, तो स्कूल खाली करना और पूरी इंतजाम में बहुत दिक्कत होती है। तो उसको प्रीपोन करने की कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भी राय है। सरकार क्या डिसीजन लेती है वो निर्भर करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम विधानसभा चुनाव आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के साथ देखें कभी जनवरी में। और दूसरी बात, एक बात जो इस विधानसभा चुनाव में हमने मिस किया वो है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई। सिद्धारमैया गवर्नमेंट की स्क्रूटनी नहीं हुई। लिंगायत मुद्दा, वो मुद्दा, ये मुद्दा, बाकी सारे इररिलेवेंट मुद्दे रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट इन पावर है उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए कि द गवर्नमेंट इन द पावर हैज टू बी स्क्रूटनाइज। हम ये कोशिश करें, हमें हमारी पूरी आशा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है उसमें मोदी जी अपने परफॉर्मेंस को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे कि हमने 5 साल ये काम किया, इतने लोग इफेक्टेड हुए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, कम से कम वो हो। और लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस पार्टीज और सबसे भी यही हम लोग आम जनता यही अनुरोध करना चाहेगी, प्लीज स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट। चुनाव, प्लीज स्क्रूटनाइज द चुनाव मतलब ऐसे टाइम पे कोइंसाइड कर रहे हैं जब मोदी सरकार को 4 साल भी पूरे हुए, 1 साल बाकी और उसका भी रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। बिल्कुल। नीना, एक चीज बताइए आप, ये जो मणिपुर और गोवा के वाकये के बाद इस बार कांग्रेस ने जो जेडीएस के साथ हाथ मिलाकर प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को आउटस्मार्ट करने की कोशिश की है। ये कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा इन पे? देखिए, बैकफायर कर सकता है, ना भी करे, एटलीस्ट कोशिश की तो ये दिखाता है कि पार्टी में थोड़ी वाइटलिटी है। पॉलिटिक्स में ये सब पॉसिबल होता है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स। पर जैसे मैंने कहा कि शाह मात में शाह दिया है, अभी मात नहीं हुई है। सो बिना क्वीन के खेलना और वो क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी ही है। तो मैं 3 चीजें कहूंगा। बीजेपी का साउथ में इमरजेंस एज ए लार्जेस्ट पार्टी इन ए स्टेट बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी 2008 में बीजेपी की 110 सीट थी यहाँ पर कर्नाटक में, लार्जेस्ट पार्टी इन दिस इलेक्शन। खान साहब, आपको परेशानी क्या है? ठीक है ना, आप कह रहे हैं आप सरकार बना रहे हैं, चाहे
चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने या नहीं बने, बीजेपी घट रही है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे बात बताइए ना, बीजेपी बढ़ रही है, कर्नाटक में इस बार लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई है, सरकार घट रही है, कर्नाटक में लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस बैकफुट पे चली गई है, तभी कुछ रेलेवेंस रहेगा जब वो सेकंड फिडल खेलेगी। ये सेकंड बात। लेकिन वो तो जैदी साहब बोल ही रहे थे, कभी इनके नेचर में नहीं है सेकंड फिडल खेलना। वो करना पड़ेगा, नहीं तो इररिलेवेंस की तरफ बढ़ रही है। यही पेन पॉइंट मिस्टर जैदी का है। एक फाइनल पॉइंट, इसका कास्केडिंग इफेक्ट अभी आने वाले इलेक्शन में होगा। अगर वो साउथ में अच्छा कर रही है, जहां वो ऑलरेडी पावर में है, वहां वो ज्यादा अच्छा। जैदी साहब, लेकिन ये जो आप कह रहे थे ना कि ये कांग्रेस सेकंड फिडल खेल नहीं पाती, यही निनाद ने भी कहा। देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती होगी 2019 में कि वो नीतियों पर चुनाव लड़े, नेता के ऊपर चुनाव आधारित ना होने दे। लेकिन बीजेपी चाहेगी नेता पर हो, बीजेपी चाहेगी नेता पे हो, बीजेपी यही चाहेगी नेता पे हो। विपक्ष को एक बात चाहिए कि नीतियों पर चुनाव, और जब नीतियों पर चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी, क्योंकि नीतियों में बात होगी तो बीजेपी नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है, आर्थिक एजेंडा उसके पास नहीं है। किसानों प्राइम मिनिस्टर कोई भी इंडिकेटर देखें, कांग्रेस असल में इसी भ्रम जाल में फंसी हुई है। इकोनॉमी टर्न हो रही है, बात ही नहीं करना चाहती। इकोनॉमी टर्न हो रही है, ये खतरा है विपक्ष के लिए, क्योंकि अच्छे दिन आ रहे हैं। कौन है अच्छे? अरे बैंक यार फ्लॉप हो गया भाई, ये बताने में विपक्ष नाकाम है कि बैंकों से आज पैसा नहीं मिल रहा, कर्जा नहीं मिल रहा। चैनल लॉस्ट में जा रहे हैं, बिल्डर लॉस्ट में जा रहे हैं, कंपनियां लॉस्ट में जा रही है, गरीब आदमी लॉस्ट में जा रहा है। आप किसी को भी खुश नहीं होने देंगे, आप किसी को भी खुश नहीं होने देंगे, खुश की बात ही नहीं है। आप नीति पे बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस से कह रहे हैं और नीतियों पे मिनिमम एजेंडा बनाए, विपक्षी एकता करे और जनता के बीच में जाए। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है जैसे इनका 66 MP लेके हमने डेड बॉडी इनकी गोई थी ना UPA 1 में, ऐसे फिर दोबारा हो जा, वो दोबारा नहीं होने वाला। अरे देखिए, मोदी जी ने अपना सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस कर दिया है, मोदी जी ने अपनी बहुत कम समय बाकी है, क्योंकि अब आपने दावा किया है कि ठीक है जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ये भी कुछ खबरें आ रही थी कि विधायकों को बाहर भेजने की तैयारी में, छुट्टी पे कुछ। केरला ने तो ट्वीट भी कर दिया, केरला टूरिज्म अपने MLA को यहाँ भेज दीजिए, केरला टूरिज्म उनको इनवाइट कर खान साहब, विधायकों को बाहर भेजने की तैयारी में, कहीं पर रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए काफी थक गए होंगे। कुमारस्वामी, ऐसा एक कहावत है, व्हेन पॉलिटिकल वुल्चर्स आर इन सर्च ऑफ समथिंग यू हैव टू कीप योर फ्लॉक सेफ। अच्छा, तो आपको डर है कि कहीं इधर से उधर ना हो जाए? सारी गवर्नमेंट मशीनें लगा रखी है। जब कुमारस्वामी कल सिंगापुर थे, कौन सी बात है? अगर सारे विधायक जब गवर्नर के यहाँ जा सकते हैं तो सारे विधायक अपने आप को सेफ रखने के लिए गुंडों से इकट्ठे रह सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, सरकार बनाने का दावा कब पेश करें? वो तो किया, लेकिन वो गवर्नर ने चिट्ठी लेने से मना कर दिया, गवर्नर ने अपॉइंटमेंट नहीं दी। नहीं, वो तो उनकी, क्योंकि शायद दिल्ली से कोई फोन गया होगा, गवर्नर संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और अगर विधायकों में दो फाड़ हो जाती है कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि जेडीएस का नेता सीएम नहीं चलेगा, तो मीडिया सेल का सेंटेंस मत बोलो, कांग्रेस और जेडीएस का कोई एक भी विधायक नहीं जाएगा। हम तो खबरों के मुताबिक बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप इसी शो पर तरुण दावा करके गए हैं कि सरकार उनकी बनेगी और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये दावा इसी शो में डबल डिजिट पर है। अगर बनेगी नहीं, डबल डिजिट पर नहीं है, उनकी 100 कंफर्म सीट आ गई है, जीत चुके हैं, 101 आ चुकी है और 3 पर लीडिंग है। 100 भी मान लेते हैं, आपकी 100 भी मान लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी नहीं, बीजेपी, अब बीजेपी की बात कर रहा हूँ, 100 मान लेते हैं, उसके बाद सीट तो आपको 111 तो चाहिए ना। चलो, अगर मान लीजिए कुमार स्वामी को एक सीट से रिजाइन भी करना पड़े तो भी आपको सीट चाहिए, कहां से लाओगे सीट? सर, सरकार बना भी देते तो आप कुमार स्वामी को कितने दिन झेल लेंगे? क्या आप कितने दिन झेल लेंगे? भैया, पहले भी समर्थन दिया, पहले भी रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जेडीएस कांग्रेस का समर्थन से पहले भी सरकार, उनकी नाराजगी पे तो पता ही है ना आपको, ये नेवर एंडिंग डिस्कशन है, नेवर एंडिंग। शर्मा जी, आप बस वेरी क्विकली 10 सेकंड में बता दीजिए, कल बाजार ज्यादा गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा बाजार, हमारी चिंता तो वो है ना, जो साल अगर गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिरेगा, यील्ड जो है 3% के ऊपर गिर चली गई इस वजह से। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। खान साहब, आपका भी
जैदी साहब आपका भी शुक्रिया, निनाद आपका, संतोष आपका भी शुक्रिया, और बाकी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उन सभी का शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ तो तय है स्वाति की पिक्चर अभी बाकी है, वो डायलॉग बड़ा एप्ट है इस बार चुनाव के नतीजों। और ऐसा लग रहा था कि शायद आज के दिन पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ किसकी सरकार बनेगी। हम इंतजार और करना पड़ेगा, मतलब और मेहनत और एक और पैनल डिस्कशन शायद होपफुली सेम गेस्ट के साथ कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन हाँ, ये कवरेज लगातार जी बिजनेस पर हम जारी रखेंगे आगे भी। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।